अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल। जब कुदरत अपना रंग दिखाती है तो फिर इंसान के बनाए हुए तमाम रंग फीके पड़ जाते हैं। आप सोचिए, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत और उसके सामने कई कई फुट पानी खड़ा हुआ है। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ पानी में बह रही हैं। यही हुआ है मुत्तहदा अरब अमारात में, जहाँ 2 साल की बारिश लिटरली एक दिन में पड़ गई है। अभी भी नकासी आप नहीं हो सका है। लोग फंसे हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, एटलीस्ट अपने घरों तक महदूद हैं और स्कूल्स बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। कल जो हुआ वो सबने देखा। दुबई, शारजा, अबू धाबी समेत मुत्तहदा अरब अमारात की रियासतों में तूफानी बारिश हुई है। कहा यह जा रहा है कि 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई है। दिन में अंधेरा छा गया। एयरपोर्ट पे ऐसा लग रहा था जैसे जहाज चल नहीं रहे हैं, तैर रहे हैं। सड़कें डूब गई, फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन पर बारिश का पानी आ गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के सामने के मनाजिर भी आपने देखे। बारिशों का ये सिलसिला आज शाम तक एक्चुअली जारी रहने का दुबई में इम्कान है। कल रात भर भी हल्की तेज़ बारिश होती रही है और ये सारी सूरत हाल हम आपको कल भी रिपोर्ट करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। बारिश के बाइस मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तान के लिए 46 परवाज़ें भी मनसूख हुई हैं और एयरपोर्ट्स और अमाराती एयरलाइन का निज़ाम मुतासर हुआ है। ओवरऑल सैकड़ों परवाज़ें, आपको पता ही है दुबई इंटरनेशनल ट्रैवल का हब है, मुतासर हुई हैं, मनसूख हुई हैं, कैंसिल हुई हैं। ये सूरत हाल रही है। उधर हमारे यहाँ भी बारिशों का एक नया सिस्टम अपना रंग दिखाना शुरू हो गया है। गवादर से इत्तलात आ रही थी कि सोलर पैनल्स छतों से उड़ना शुरू हो गए हैं। उसकी तफसील भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये विजुअल्स देखिए कि इंसान जितना मर्जी तरक्की कर ले, कुदरत और कुदरती चीज़ों के आगे जब कुदरत अपना बस चलाती है तो फिर इंसान का बनाया हुआ कोई भी निज़ाम हो वो बेबस हो जाता है। दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम ही मुत्तहदा अरब अमारात के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसिडर किया जाता है और वहाँ पर ये सूरत हाल थी कल सारा दिन। साथ ही ये भी आपको बता दें, अपडेट है कि मुत्तहदा अरब अमारात की रियासतों में बारिश का सिलसिला 8 घंटे से अब थमा हुआ है। हुकूमत ने आवाम को घरों में रहने की ही ऑल्दो हिदायत की है। दुबई की शाहराहों पर सुबह सवेरे जहां लंबी लाइनें होती थी गाड़ियों की, सन्नाटा छाया हुआ था। स्कूल रिमोट तरीके से चलाए जा रहे हैं। दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन को भी वर्क फ्राम होम का बताया जा रहा है। सड़कों पर नकासी आपके लिए अमला मसरूफ़ है। जो इनकी इमरजेंसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक अथॉरिटी है, उसका रात का इजलास भी हुआ है। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। सिफ्त आरिफ हमारे साथ ही दुबई में ही रहते हैं, UAE में, और वो भी ये बता रहे थे कि अपनी जितनी भी ज़िंदगी उन्होंने वहाँ गुजारी है, ऐसी बारिश और ऐसी हालत नहीं देखी है। सो ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा सिफ्ते, व्हाट्स द लेटेस्ट? जी, मुत्तहदा अरब अमारात में गुज़श्ता रात रेड अलर्ट जारी किया गया था मौसम की ख़राबी के हवाले से और लोगों को मुतनब्बे किया गया था कि वो घरों में रहें। और इस वक्त हम आपको बताएं कि यहाँ पर रोड्स पर सन्नाटा है। सुबह हो चुकी है मुत्तहदा अरब अमारात में, दुबई में, और लोगों ने यकीनन घरों से निकलने से इज्तनाब किया है। और बारिश गुज़श्ता 8 घंटों से इतलात हैं कि ये नहीं हुई है और यहाँ पर निकासी आब का सिलसिला जारी है। और दुबई हुकाम ने एक रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी की रात के वक्त और उसमें ये प्लान बनाया गया था कि सुबह से ही और जो है वो सफाई सुथराई का काम और तेज़ी से शुरू किया जाएगा। यकीनन सिलसिला रात गए से जारी है और मुतादिद शाहराहें जो ज़ेर आब आ गई थी उनको क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर स्कूल्स की आज तातील है, बल्कि होम स्कूलिंग की जा रही है, डिस्टेंस लर्निंग की जा रही है। और इसके साथ साथ दफातर में, चाहे वो निजी हों या सरकारी दफातर, उनको वर्क फ्राम होम की हिदायत की गई है। और इसी तरीके से रोड्स पे सन्नाटा आपको बता रहा है कि यही हिदायत पर अमल किया जा रहा है। इस वक्त गहरे बादल तो यकीनन छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन रेड अलर्ट बदस्तूर बरकरार है हुकूमत की जानिब से कि लोग घरों में रहें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें।
सो ये है सूरत हाल। लोगों को यही कहा गया है कि निकलने से इज्तनाब करें। ऑल द पाकिस्तानी सो लिविंग इन UAE, उनके लिए भी हम अपडेट कर दें कि पाकिस्तानी कौंसल खाना दुबई में आज बंद रहेगा। काउंसलर सर्विसेज फराहम करना आज मुमकिन नहीं है, ये पाकिस्तानी काउंसलेट की तरफ से ऐलान किया गया है। कल यानी 18 अप्रैल से कौंसल खाना खदमात सरंजाम वापस देना शुरू कर देगा। सो अगर वैसे तो आप नहीं निकलेंगे ऑटोमेटिकली, जो हालत है सड़कों की और निज़ाम का जो दरहम बरहम सा मंजर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, अपने मोबाइल्स पर, लेकिन इन केस आपको बहुत इमरजेंसी थी तो कौंसल खाना आज अपनी सर्विसेज पाकिस्तान का दुबई में फराहम नहीं करेगा। उधर हम अपने यहाँ मौसम की सूरत हाल के बारे में भी बता दें आपको, क्योंकि ये हालत देख के ज़रा खौफ दिल में आता है। हमारे यहाँ बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। कल रात से बलूचिस्तान में सिस्टम दाखिल हुआ है। कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों में हमें अभी मजीद बारिश सामना करना पड़ेगा। आवारान, चागी, लसपेला, दीगर अजला में आज से फिर बारिश शुरू हो गई है। अवाम पहले ही बारिश से बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। बारिशों से मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसीज नाफिज कर दी गई हैं। अफसरान और अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। फसलें भी तैयार हैं बहुत से इलाकों में। सो ये है सूरत हाल। और इंतखाबात को बाय द वे 2 माह हो गए हैं। आपको याद है 8 फरवरी को इंतखाब हुए थे। सरफराज मुफ्ती साहब को वज़ीर आला बने 1.5 माह हो गया है, लेकिन अभी तक सूबाई काबीना नहीं बन सकी है। एक आम तासुर यह है कि इत्तेहादियों के दरमियान वजारतों पर इख्तलाफात मौजूद हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं बन पाई है। मौसम की तारियाँ सामने हैं, हुकूमत ही नहीं है तो पता नहीं जिम्मेदारी कौन लेगा और काम कौन करेगा। सलमान अशरफ हमारे साथ ही मौजूद, हमारे साथ कोयटा से। सलमान, हम आपके पस मंजर में भी देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं। कोयटा में भी बारिश आप बता रहे थे इससे पहले, जियो पर भी देख रहा था, शुरू हो गई है। बाकी अजला से क्या खबरें आ रही हैं? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने सही कहा। बलूचिस्तान में जो बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हुआ है कल शाम से, वो तकरीबन 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस वक्त बलूचिस्तान के 36 में से 27 अजला में जो हैं वो बारिशें बरस रही हैं। कहीं तेज़ हैं, कहीं कम हैं, कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बिलखुसूस कोयटा और उसके जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा गवादर में जो बारिश की सूरत हाल है वहाँ मूसलाधार बारिश जो उसके करीबी 12 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ से उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसी तरह किला सैफुल्ला, चमन, लोरलाई और उससे जो दीगर मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे भी बारिशों के बायस नदी नाले हैं वहाँ तुग़यानी आ गई है। PDM हुकाम ने इस हवाले से अपना अलर्ट गुज़श्ता रात ही जारी कर दिया था। ये अलर्ट तो जारी हो रहे हैं, लेकिन अफसरान की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं। लेकिन अगर काबीना ही ना हो, हुकूमत ही ना हो, तो फिर वो एफिशिएंसी होती है अमले की और सिस्टम की काम करने की। 1.5 माह से ज़ायद हो गया वज़ीर आला को वज़ीर आला बने, काबीना क्यों नहीं बन पाई इनकी अब तक? जी, वज़ीर आला की जानिब से काबीना का तकरीबन 5 से ज़्यादा जो है ऐलान किया गया है कि वो काबीना को जो है उसे तश्कील दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका तश्कील अमल में नहीं आई। उसकी जो बुनियादी वजह बताई जा रही है बावसूख ज़राए के मुताबिक, जो फार्मूला है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वजारतों की तकसीम का, मुशीरों की तकसीम का, वो तादाद अभी तक कन्फर्म नहीं हुई। उसके अलावा जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनकी शमूलियत के बाद भी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ कुछ गंभीर होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था उन्होंने इन्हीं शराइत पर ज्वाइन किया था कि उन्हें वजारतें दी जाएंगी। लेकिन अब जो तकसीम का मामला है उसमें कुछ सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए जो वाक़िफ़ान हाल हैं वो कहते हैं कि इस सूरत हाल में मजीद कुछ दिन लगेंगे कि काबीना को तश्कील दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में नजर ये सलमान, ऐसी सूरत हाल में नजर ये आ रहा है कि आई वंडर तुम कैसे काम करेगा जब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं होता। ज़ाहिर है कोई वज़ीर ऊपर बैठा होगा, कोई अफसर बैठा होगा, सूबे का हाल आपके सामने है। वज़ीर आला साहब वेस्ट कोट पहन के आके
प्रेस टॉक करके चले जाते हैं, लेकिन काबीना उनकी तश्कील नहीं हो पाई है अब तक। चाहे वो बरसर इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून हो या फिर इत्तेहादी या फिर बलूचिस्तान में बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों को देखना चाहिए कि इट इज़ हाई टाइम, काफ़ी हो गया है सियासत के मामलात में उलझना। अब काबीना बननी चाहिए ताकि सूबे के मामलात संभालने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई मौजूद हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे, बाय द वे मौसम की दीगर शहरों से सूरत हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। कल हमने बड़ा तफसील से एक इशू डिस्कस किया था, वो याद है, ट्रेन में लड़की की मारपीट और फिर हलाकत का मामला। मिल्लत एक्सप्रेस वो ट्रेन थी बाय द वे। तशद्दुद के बाद मौत का शिकार होने वाली लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन तसल्ली बख्श उसे करार नहीं दिया जा सकता। मेडिकल लीगल साहब ने एक इजाफी तबसरा किया और ये लिखा कि जी मौत की वजह बताता है ना यूजुअली, तो मौत को उन्होंने इजाफी तबसरा करते हुए हादसा करार दे दिया। अब ये कहाँ होता है जिसकी वजह से मामला मशकूक हो गया है। सवाल ये भी अपनी जगह मौजूद है कि मरीम की मौत हादसा था, खुदकुशी या फिर कत्ल। मरीम की मौत पर रेलवे के मौक़िफ़ और वाक़यात की तरतीब में कोई मुमासिलत नहीं है, एज़ इन पैटर्न नहीं मिल रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिस पुलिस एहलकार ने मरीम को तशद्दुद का निशाना बनाया वो हैदराबाद स्टेशन पर उतर गया था, जिसका रिकॉर्ड रोजनामचे में दर्ज है। वैसे रिकॉर्ड दर्ज कराना कौन सा मुश्किल काम है। मरीम के साथ सफ़र करने वाले भतीजे का कहना है कि उसकी पुप्पो पर तशद्दुद अगली सुबह बहावलपुर स्टेशन से ज़रा पहले किया गया और इसकी लाश भी वाज़ेह है कि बहावलपुर स्टेशन पर ही मिली थी। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे बाबर अली रज़ा ने हमारे ही प्रोग्राम में कल कहा था कि पुलिस एहलकार हैदराबाद में उतर गया था। जब खातून ने छलांग लगाई है तो मुसाफिरों ने शोर डाला है कि वो छलांग लगा दी, छलांग लगा दी। ये हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो अभी तक की स्टेटमेंट्स यही हैं कि उन्होंने खुद छलांग लगाई है। ये जो जहाँ पे उन्होंने छलांग लगाई है या गिरी है या जो भी एलिमेंट है जो उसमें वो जो जुरिस्डिक्शन बनती है मकामी थाने की बनती है, वो रेलवे पुलिस की नहीं बनती। ये जो कांस्टेबल था इसकी ड्यूटी थी हैदराबाद से कराची तक। इसकी हमने सीडीआर निकलवाई है। सीडीआर में इसका हैदराबाद और कराची में ही पाया जाना साबित होता है। 7 और 8 तारीख को 7:25 पे 7 तारीख को हैदराबाद में असला जमा करवाते हुए न सिर्फ उन्होंने देखा है स्टेशन के अमले ने, बल्कि इसका रजिस्टर में भी रिकॉर्ड मौजूद है कि हैदराबाद में उतर गया था। मकतूब नतीजा क्लियरली ये कह रहा है कि बहावलपुर पहुंचने से पहले तशद्दुद का वाक़या हुआ। अब वक्त का तयन करना ज़रा मुश्किल है, या तो अलसुब है क्योंकि उस वक्त भी हल्का सा अंधेरा होता है या रात है, लेकिन कोई बहुत रोशन कंपार्टमेंट नहीं है ये जिस वक्त वाक़या हो रहा था। फुटेज में देखा जा सकता है शुरू में इन्हें थाने की हुदूद में उलझाए रखा गया, फिर बिलाखिर मुकदमा दर्ज हो गया है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, क्या तफ्तीश में पेशरफ्त हो सकी है? कराची में जियो न्यूज़ की टीम ने उसका घर भी ढूंढ निकाला, महल्ले वालों से बातें भी की हैं। वो कह रहे हैं जी लड़की बिल्कुल ठीक थी, ये जो किसी जहनी तनाव का शिकार थी या जहनी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं था, ये कहानी ही है। देखिए अब्दुल्ला साहब, पहली बात तो ये है कि जो सबसे पहले जो वाक़या हुआ खातून पे तशद्दुद किया कांस्टेबल ने, ये बहुत ही खौफनाक कह सकते हैं इसको वाक़या है। और किसी भी पुलिस एहलकार को इख्तियार नहीं है, वो औरत तो दूर की बात, वो किसी मर्द पे भी हाथ उठा सके, और उसको इख्तियार नहीं है कि वो टिकट चेक कर सके या पूछ सके। बहरहाल जब ये अगर ऐसा कोई शोर शराबा हो ट्रेन में, आपने प्लेन में भी देखा कि अगर जहाज़ में भी कोई शोर शराबा करे तो उस पर अमला उसको मना करता है। अगर ना मना हो तो जब जहाज़ लैंड करता है तो उसको गिरफ्तारी करनी उसकी पड़ जाती है। और मैंने तो कई वाक़यात देखे जहाज़ में कि कई जगह जहाज़ को लैंड कराना पड़ गया, इतना मसला खड़ा कर दिया पैसेंजर ने। तो बात यह है कि बदतमीज़ी एक तरफ उसकी खातून की अगर की है तो उसने, हमने भी कुछ फुटेज देखी हैं जिसमें वो विरद करती नज़र आ रही है। पब्लिक ने शिकायत ज़रूर की है, इस कांस्टेबल ने जो मारा है, जो इस पर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है वो भी तकरीबन ठीक है, क्योंकि वो लिखते हैं कि 354 रही है जिसमें किसी औरत पे हमला किया जाए। लेकिन हमने आम तौर पे देखा है कि 354A कर देते हैं, यानी औरत पे उसको जो है उसके कपड़े फाड़ दिए या सर से चादर खींच ली। ऐसे कई मुकदमा लाहौर में दर्ज हुए कि जिसमें चादर सर से खींच ली गई या जिस्म को हाथ लगाया गया, तो उस पर ना 354A वो नॉन बेलेबल हो जाती है, उसमें आमतौर पर 2-3 माह बेल नहीं होती। जहाँ तक बात है इसको ये कत्ल किया गया या इसे छलांग लगाई, अब ये तहकीकात में सामने आएगा। लेकिन जो कांस्टेबल की बात है, जो मैंने खुद भी बहुत स्टोरी के पीछे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है थाने में उतरने के बाद आमद करना, एक रवानगी आमद का
सिलसिला होता है फोर्स में। जब कहीं ये ड्यूटी पे जाते हैं, इनकी रवानगी होती है, लॉग बुक में कह लें रिपोर्ट दर्ज होती है और वापसी भी होती है। आमतौर पे ऐसा होता है कि कोई आए फ़ोन करके कह दे शहर में मैं पहुंच गया हूं, मुहर्रर उसकी आमद डाल लेता है, लेकिन कोई मुहर्रर ये रिस्क नहीं लेता कि वो असला जमा करने की भी रिपोर्ट दर्ज कर ले, क्योंकि असला बहुत एक ऐसा अमल है कि वो जमा हुए बगैर उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा सकती। अगर ऐसा हो तो जो रिपोर्ट दर्ज कर रहा है वो मुहर्रर या ड्यूटी ऑफिसर वो भी फंस जाएगा। इसलिए और दूसरी जो जिस तरह एविडेंस देखी जाती हैं उसमें ये एविडेंस है कि जो उसकी कॉल रिकॉर्ड है, जो फ़ोन उसके ज़ेर इस्तेमाल था उसकी वालदा के नाम था, जो उस फ़ोन ज़ेर इस्तेमाल था, मैं ये नहीं कह रहा कि कांस्टेबल ही यूज़ कर रहा था, कि जो बताया जा रहा है उसके ज़ेर इस्तेमाल है वो हैदराबाद से कराची, उसमें 19 कॉल और SMS हैं जो हैदराबाद और कराची के दरमियान है, उससे बाहर नहीं है। तो तीसरी बात अहम है कि जो इसके भाई अफजल जिसने कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया है, इसी ने थाने में दरख्वास्त लिखी कि मेरी बहन गिर के मर गई है, तो मैं उसने इसी ज़ाहिर किया। तो ये चीज़ें हैं चल रही है, इन्वेस्टिगेट हो रही हैं या और मज़ीद तहकीकात तलब है। हम ये नहीं कहते कि उसे किसी ने कत्ल नहीं किया। तीसरी बात अहम जो भी पोस्टमार्टम की आपने की, पोस्टमार्टम में कभी ये नहीं बताया जाता कि उसे मारा किसने है। पोस्टमार्टम में कभी सिर्फ वजह मौत बताई जाती कि वजह मौत क्यों हुई, उसमें वजह मौत उन्होंने ज़ख्म लिखी, उनको ट्रेन हादसा लिखा है। अब ट्रेन से उसको फेंका गया है या ट्रेन से उन्हें खुद छलांग लगाई है या 10 लोगों ने फेंका है, तो वो जो है ना वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पोस्टमार्टम ऐसी पोस्टमार्टम में जब किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जाए उसमें जिस्म के अज्जा भेजे जाते हैं फोरेंसिक के लिए, क्या आया किसी ने जहर तो नहीं दिया। अगर जहर दिया गया तो फिर वो लिखते हैं जहर दे के मार दिया गया, वो वजह मौत लिखते हैं कि वो मौत किस वजह से हुई, मारा किसने, वो कभी पोस्टमार्टम में नहीं लिखा जाता। कि इसे अगर गोली लगी है तो ये कहेंगे जी इसकी बुलेट लगी थी, बुलेट लगने के बाद दिल में गुजर गई गोली और उसकी वजह से इसकी नहीं। तो यहाँ जो पोस्टमार्टम में लिखा है ये हादसा है, इज दिस अनयूजुअल, ज़ाहिर वजह मौत लिखे ना कि सर पर चोट आने से मौत वाक़ई हुई या दिल बंद होने से मौत वाक़ई हुई। यहाँ जो कहा गया है कि जी ये ट्रेन हादसे में मौत वाक़ई हुई या हादसे में मौत वाक़ई हुई, इज दिस नॉर्मल? जी बिल्कुल। देखिए वो उसको जो उसको बताया गया कि ट्रेन उसको कि ट्रेन से गिरी है ये, अब ट्रेन से गिरने का वो ट्रेन एक्सीडेंट लिख देगा। अब अगर उसे गोली लगी थी वो लिख देता इसको गोली लगी है गोली, लेकिन उसने ट्रेन एक्सीडेंट नहीं लिखना, उसमें उसे अगर लिखा जाता उसको पुलिस लिख के भेजती कि इसे गिराया गया, वो लिख देता कि इसे पुलिस के मुताबिक इसे गिराया गया, इसकी मौत ये ज़ख्म लगे और उसकी बॉडी क्रश होगी, उसमें लिखा है बॉडी क्रश होगी, उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। तो वो अगर पुलिस से लिख के भेजती कि इसे गिराया गया तो लिखता कि पुलिस के मुताबिक उसे गिराया गया, गिरने के बाद से ये चोटें आई हैं, बॉडी क्रश हुई और उसकी डेथ, इस वजह से उसकी डेथ हो गई, मौत लिखते हैं। तो जब उस बारे में कुछ क्लैरिटी रही साहब मिल सकी है? कल हमारी भी रेलवे के स्पोक्स पर्सन से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी हैदराबाद में वाक़या हुआ, हैदराबाद से पहले, और फिर अब भतीजे का इंटरव्यू भी कल जियो न्यूज़ पे चल रहा था, हमाद गालिबन कर रहे थे कि वो कहता है बहावलपुर स्टेशन पहुंचने से थोड़ी देर पहले अलसुब ये हाथापाई और खींचातानी और तशद्दुद हो रहा था, फिर बहावलपुर में इसकी लाश मिल गई। सो टाइम लाइन नहीं समझ आ रही अभी तक। नहीं देखिए, पहले फिर मैं दोबारा कहूँ कि जो इसकी तहकीकात हो रही हैं उससे सब सामने आ जाएगा। और ऐसी मुझे नहीं लग रहा कि जो आला अफसरान है वो पुलिस कांस्टेबल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आला अफसरान होते हैं इनका ताल्लुक PSP है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से। उन्हें जब उन पर बात उन पर पड़ रही हो ना, वो इनको नहीं देखते हुए कांस्टेबल हो, ASI, सब इंस्पेक्टर, इनको ज़बा कर देते हैं। वो उन्होंने कभी भी नहीं बचाना, क्योंकि उनके ऊपर पड़ रही है, उन्होंने कभी इसको नहीं बचाना। लेकिन मैं भी खुद भी क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, इस स्टोरी को लेके चल रहा हूँ, उसकी अभी तक जो एविडेंस है ना, ये ऐसी अभी तक जो एविडेंस सामने आई है उसमें ना उस बोगी से वो खातून बाहर गई है, उसी बोगी में रही है, और ना ही वो उसमें ये अभी तक कुछ एविडेंस सामने है कि वो कांस्टेबल वहाँ तक ट्रैवल कर गया। मैंने आपको पहले कहा कि पुलिस में रवाना होने का और आमद करने का बड़ा एक सिलसिला होता है, क्योंकि इसकी ड्यूटी हैदराबाद से सक्कर के लिए दूसरी पुलिस चढ़ी है। अब FIR देखें, FIR में उसने कहा कि एक वो कांस्टेबल अमीर हुसैन और 2 नामालूम एहलकार, वो तो 3 तो ड्यूटी पर ही नहीं थे। पुलिस की जो ड्यूटी वो 2 लोगों की थी, एक हेड कांस्टेबल और एक तशद्दुद करने वाले इस कांस्टेबल की, तो तीसरा तो एविडेंस भी वहाँ नहीं है, किसी की ड्यूटी नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वो पहले बच्चों ने बात की वो और थी, और अब जो बच्चों ने बाद में उनके बयान देखे उनमें बड़े जंप आते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि उसे मारा नहीं गया, हो सकता है उसे मारा गया हो, लेकिन जो ये तहकीकात होगी उसके सामने आएगी।
और ये जो रेलवे की जो पटरी होती है, मैं बता दूं कि रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के दरमियान में जो पटरी होती है, ये रेलवे की जुरिडिक्शन है। जब रेलवे स्टेशन क्रॉस कर जाए, जो पटरी है रेल की, वो लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अब ये लोकल पुलिस इसको देख रही है। उन्होंने चलिए जी, तफ्तीश होगी, आप भी नजर रखे हुए हैं, तो रईस साहब हम भी आपसे जानते रहेंगे फिर इस केस में जो भी पेशरफ्त होती है। थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस, फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग अगेन। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आवाम की भलाई के इक़दाम आवाम को अच्छे लगते हैं, पॉपुलर डिसीजंस भी खबरों में बहुत जीनत बनते हैं, जगह बनाते हैं, डिस्कस होते हैं, लेकिन अगर पॉपुलर डिसीजंस लिए जाएं जिसमें आवाम का भला सर्टनली हो रहा हो लेकिन उसके पीछे कोई प्लानिंग ना हो, तो वो उल्टे भी पड़ सकते हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन देयर आर ऑलवेज द चांसेस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब में 16 रुपये रोटी फ़रोख्त करने की जो यकीन दहानी कराई है, ठान ली है, आप फिर ऐसा कर लें। बहुत से इलाकों में हो भी रहा है, बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ख़ुद भी वो दौरे कर रही हैं। कल शहर में दौरों पर निकल पड़ी अपने वालिद साहब के साथ, नान भाइयों की दुकानों का दौरा किया, रोटी का मयार चेक किया। उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। की खरीदनी है, ये भी 16 की खरीद रहे हैं। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे, और अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है, ठीक है। नान भाई एसोसिएशन कह रही है हम नहीं बेचेंगे। कल तो बहुत सी जगहों पे बिक रही थी, बहुत से इलाकों से, शहरों से हमने भी रिपोर्ट किया, लोगों को मिल रही थी, कुछ जगहों पे नहीं भी मिल रही थी। बहुत से लोगों में के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, दर्जनों के खिलाफ, गालिबन सैकड़ों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब नान भाई एसोसिएशन ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम तो नहीं बेचेंगे जब तक 1600 रुपये का आटे का थैला और 7500 रुपये का मैदे का थैला या बोरा नहीं मिलता। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन भी जगह जगह जाते रहे, देखते रहे सूरत हाल क्या है। उधर पीटीआई की समझ नहीं आ रही है हमें। उधर मरीम साहिबा ने ऐलान किया और साथ ही फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी याद आ गया कि हमने भी यही करना है। हालांकि उससे पहले बैरिस्टर सैफ इसे जुल्म करार दे रहे थे किसानों के साथ, लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा ने भी रोटी 15 रुपये करने का ऐलान कर दिया। लेकिन साथ ही उमर अयूब कहते रहे कि किसानों के साथ जुल्म है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हर जगह बरकरार है, इस मामले में भी बरकरार है। इन्होंने माशाल्लाह बड़ा सोच समझ के इन्होंने इनका ख्याल था कि जी हम लोग कोई नई चीज़ निकालेंगे। 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का मतलब रोटी, आपको इस वक्त 16, आप अंदाज़ा लगा दें, ये नादान लोग, इनको गवर्नेंस का कख नहीं पता, कुछ नहीं पता। आपकी गंदम की कटाई का सीज़न पंजाब में शुरू है, जिसको वीट सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो इन्होंने कम कर दी है। आपको 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान मिल ही नहीं सकता, दस्तयाब ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे? तो ये सारे का सारा झूठ का पखंड है, झूठ है सारे का सारा। तो फिर यही बात उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी सुनवाई है या समझाई है, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने 16 के बजाय 15 की रोटी करने का ऐलान किया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा। इसी पे हम बात करते हैं। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। देखिए, एफर्ट की तारीफ़ भी करनी चाहिए, आवाम का इसमें भला है। मजदूर तबके को अगर 16 में रोटी मिलेगी, सर्टनली उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। ये हम लोगों को लगता है कि शायद छोटा रिलीफ है, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये बड़ा रिलीफ है। पर एट द सेम टाइम हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये डिसीजन आउट ऑफ द विम किया गया, इसके पीछे आपकी क्या प्लानिंग थी, क्या वर्किंग थी, क्या आपने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने डिज़ाइन किया कि हाँ जी हम ये करने जा रहे हैं, इस तरह से आटे के थैले की कीमत पे 500 रुपये की कमी हो रही है, उसके बाद फी रोटी का ये हिसाब पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को भी मद्देनजर रखा जाएगा, तो 16 रुपए में अगर नान भाई रोटी बेचेगा, नुकसान में नहीं बेचेगा। ये सारी वर्किंग हुई थी। जी, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पंजाब के पास 23 लाख मेट्रिक टन जो है ना गंदम, वो उसके कैरी फॉरवर्ड है।
तो एक चीज़ तो ये इंश्योर कर लें कि हमारे पास इतने स्टॉक्स हैं कि हम इसको हर सूरत में इंश्योर करेंगे कि 20 रुपए की रोटी 16 रुपए में और 30 रुपए का नान 20 रुपए में बिकेगा। फिर आती है इस पे इम्प्लीमेंटेशन की बात। 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसको नोटिफाई कर दिया है और उसमें 2 दिन में हमने तकरीबन पंजाब में कोई 9,500 के करीब हमने इंस्पेक्शंस की हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 25% के करीब वायलेशंस पाई गई हैं। लाइक ये 2,548 वायलेटर्स पाए गए और उनमें 424 के करीब हमने अरेस्ट किए हैं। ये चीफ मिनिस्टर खुद भी निकली हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। मैं भी 2 दिन से जो लाहौर की गली मोहल्लों में बाजारों में फिर रहा हूँ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ, और मैं यकीन दिलाता हूं कि इसको हम इंश्योर करेंगे कि हर सूरत में जो गरीब आदमी है उसको रिलीफ इसमें फील हुआ है। हमें बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया है और इसको हम कंटिन्यू बेसिस पे पूरे पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट करवा के देंगे। कल से मैं पूरे पंजाब के जितने हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पे खुद भी इंस्पेक्शन करने निकल रहा हूँ, और आज क्योंकि लाहौर में मेरा 2 दिन लाहौर में लगे हैं, आज ही मैंने लाहौर में इंस्पेक्शन करनी है और उसके बाद कल से जो पंजाब के बड़े शहर है वहाँ पे मेरी इंस्पेक्शन। अच्छा बिलाल साहब, नियत पे कोई शक नहीं है, आम आदमी के लिए फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम आप तो समझते होंगे ये टर्म वारे में आना। नान भाइयों ने इनकार कर दिया है, वो कहते हैं हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे वारे में नहीं आती। और नान भाई भी कोई मिलियनियर तो होते नहीं हैं या उनकी कोई रोज़ रॉयस तो चल नहीं रही होती, वो भी इसी माशरे का एक तबका है जहाँ पर लोग एम्प्लॉय होते हैं या अगर दुकान का मालिक भी है तो वो एक मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजार रहा होता है, कोई उसने चीनी की फैक्ट्रियाँ तो लगाई भी नहीं होती। वहाँ जो डेडलॉक आया है अब ज़ाहिर है बातचीत के ज़रिए हल करना पड़ेगा। सिर्फ आपके दौरे करने से, छापे मारने से तो अल्टीमेटली मामला हल नहीं होगा। यू वुड हैव टू सिट एंड टॉक विद देम एज वेल। जी, आज लाहौर की जो इंतज़ामिया है उन्होंने उनको इंगेज किया हुआ है और आपके साथ बात करने के बाद मैं फौरी वहाँ पे जा रहा हूँ और उम्मीद है कि आज उनके साथ बैठ के भी एक हेल्दी डिस्कशन हो जाएगी और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हमने इस तरह नहीं किया कि एट वंस हमने 16 रुपीज़ और 20 रुपीज़ अनाउंस कर दिए। इस पे प्रॉपर इस पे काम किया गया। जो नान भाई जो एसोसिएशन है उनको भी आज ऑन बोर्ड करेंगे। हमने इनका जो प्लेस होती है उसका रेंट को भी कैलकुलेट किया है, जो गैस का बिल है उसको भी कैलकुलेट किया है, इनकी जो लेबर है उसको भी कैलकुलेट किया, और चौथी चीज कि इनका एक रीजनेबल प्रॉफिट उसको कैलकुलेट करने के बाद हमने ये अनाउंस किया है 500 रुपया पर बैग आटे का थैले की बात कर रहा हूँ, वो उसको रिड्यूस किया है। इस पे अरबों रुपए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको स्टोर करने के लिए रखती है उस पे एक्सपेंडिचर्स आते हैं। ये कोई 1, 2, 5 अरब की बात नहीं है, ये 100 ऑफ बिलियंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसका बेनिफिशियरी आम आदमी को होना चाहिए। तो हम इसे और भी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की वाज़े तौर पे हमें हिदायत है कि इससे भी कम प्राइस जो है ना हमने लेके आनी है। मगर ये जो कैलकुलेशन है ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, ये सब ने बैठ के इस पे वर्किंग की है। उसके बाद ये प्राइस निकाली है कि पर बैग कितने रोटी बनती है, पर बैग कितने नान बनते हैं, उसके बाद इनकी जो प्लेस है उसका रेंट क्या है, उसके बाद इनका जो सुई गैस का बिल वो क्या है, इनकी लेबर के हर प्रॉफिट इंक्लूड करके ये प्राइस निकली है। उसके बावजूद भी आपका कंसर्न ठीक है। आज ही मैंने बाउंड कर रखा है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने आज इन्होंने इनवाइट किया है। मैं उनके ऑफिस में खुद जाके इनके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। जो भी कोई वैल्यूएबल उनकी ओपिनियन आएगी उस पर भी मनोन इंशाल्लाह अमल करेंगे। मगर अगली दफा के लिए आप इंतजामिया को ये भी कह सकते हैं कि जब आपस में बैठ कर कैलकुलेशन कर रहे हो तो इनकी तंजीम का एक नुमाइंदा भी साथ बिठा लें ताकि बाद में डेडलॉक ना पैदा हो और अवाम इसी चक्कर में ना फिरते रहे कि भाई कहाँ 20 की मिल रही है, कहाँ 16 की मिल रही है। अब ये बता दीजिए कि उमर अयूब साहब कहते हैं किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, गंदम की कटाई हो रही है। फिर हमने भी मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल मालूम की, लोग ये कह रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि हम औने पौने दामों अपनी गंदम बाज़ारों में बेचने पर मजबूर हैं, हमें बारदाना मैसर नहीं है। ये सूरत हाल आप कब तक कंट्रोल कर पाएंगे?
देखिए अब्दुल्ला भाई, कल ना पंजाब असेंबली में बड़ी हीटेड डिबेट हुई इस पे, और दोनों साइड के, हमारे जो गवर्नमेंट साइड के और जो हमारे जो ऑपोजिशन साइड के, दोनों जो हमारे कोलीग थे, उन्होंने इस पे बड़ी बात की और काफी हीटेड डिबेट इस पे रही। क्योंकि बीइंग ए मिनिस्टर मुझे इस जो डिबेट थी इसको कंक्लूड करना था, तो मैंने वहां पे भी ये बात कही और ये मीडिया में भी कोट हुई, और मैं आपके थ्रू मुझे बड़ी मदद मिल गई। आपकी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो बारदाना की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट ही नहीं हुई। आपको पता है वेदर चेंज हो गया है पंजाब में, आज भी कल भी बारिश के जो है ना, जो बारिश एक्सपेक्टेड थी, तो रेनी सीजन जो है ना वो काफी आगे चला गया। इस वजह से ट्रेडिशनली हुआ करता था कि मार्च के एंड पे और अप्रैल में हम बारदाना की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया करते थे। अब ये थोड़ा सा आगे चला गया, तो कल भी इसी तरह कोड किया जाता रहा है हकायक को देखे बगैर कि जनाब बारदाना जो है बिक रहा है, यहां तक भी कोड हुआ। तो मैंने फिर उसके रिबर्टल में ये कहा अभी तो बारदाने की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हुई और ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही कि जी बारदाना बिक रहा है। तो देखें ना, दो अलग अलग चीजें हैं कि ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, उसमें किसी सूरत में हम जो किसान का एहतसाल नहीं होने देंगे, बिल्कुल उसकी सपोर्ट पे खड़े रहेंगे। सपोर्ट प्राइस की बात आपने की थी कि शायद पंजाब ने कम कर दी है, कतई ऐसा नहीं है। ये भी कल पंजाब असेंबली में डिबेट हुई कि 3900 ये पर 40 kg प्राइस सपोर्ट प्राइस अनाउंस की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और इससे ज्यादा कभी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस नहीं की। कल भी ऑपोजिशन की तरफ से बात कही गई कि जी देखें जी, ये जो नई गवर्नमेंट आई है मरियम नवाज शरीफ की, इन्होंने किसानों की सपोर्ट प्राइस कम कर दी है। भाई रिकॉर्ड चेक कर ले, मैं इससे 10 साल पहले भी वजीर हूं, इतनी हाई प्राइस कभी भी 3900 पर 40 kg कभी भी अनाउंस नहीं हुई। ये हाईएस्ट लेवल पे ये प्राइस है। हाँ, सिंध ने शायद 100 रुपया या 200 रुपए ज्यादा अनाउंस की है, मगर देखा जाए कि पंजाब पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है। पंजाब पाकिस्तान का जो सूबे हैं उनमें सबसे बड़ा भाई है। पंजाब की जो प्रोक्योरमेंट का जो वॉल्यूम है वो सारे सूबों को भी मिला लेना तो उसके 50% भी नहीं आते। इसलिए थोड़ा सा स्वीपिंग स्टेटमेंट से परहेज करना चाहिए, रियलिस्टिक वे में चीजों को देखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि हमें किसान को जो उसकी इनपुट्स हैं बहुत महंगी पड़ती हैं और वो शायद अपना वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहा जो उसको बनाना चाहिए। उसके लिए हम किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और आज ही या एक आध दिन में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद अनाउंस करेंगी। उसमें जो इंसेंटिव किसान को दिए जाएंगे, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई मौका रह जाएगा हम पे तनकीद करने का। मगर आप तनकीद का ये देख लें कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होए तो हम उसको बिल्कुल। कितने पुरुमीद हैं, हमारे पास वक्त बड़ा कम है, कि रोटी 16 में मिलती रहेगी? सॉरी, ये आप कितने पुरुमीद हैं कि रोटी 16 रुपए में मिलती रहेगी लोगों को? अब 101%। चलें, वंडरफुल जी। और किसानों के मामलात के साथ जो सूरत हाल है वो भी आपने एक्सप्लेन कर दी है, और आई एम श्योर आप बखूबी समझते होंगे कि मुल्क तभी खुशहाल हो सकता है जब इस मुल्क का किसान खुशहाल होगा। बिकॉज हम IT की बड़ी बात करते हैं बट हम असल पोटेंशियल हमारा अभी भी एग्रीकल्चर में मौजूद है। दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव। बिलाल यासीन साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। और कह रहे हैं कि जी अभी तो लाहौर में है, लेकिन कल से पंजाब के दीगर शहरों में सूरत हाल दौरे शुरू करूँगा। नान भाई एसोसिएशन को भी आज एतमाद में लेने की कोशिश की जाएगी। होपफुली कोई हल निकल आए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल रावलपिंडी में पहला T20 खेलेंगे। 5 मैचेस की T20 सीरीज होने वाली है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने कल दूसरे रोज भी प्रैक्टिस की। कीवी बैटर मार्क चैपमैन का कहना है कि पाकिस्तान होम कंडीशंस पर खतरनाक टीम है। हम भी यही उम्मीद करते हैं। जबकि पाकिस्तानी टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने कहा कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से कौमी टीम मजबूत हुई है। दूसरी तरफ क्रिकेट के बाद हल्कों में इस बात पर हैरत का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के नायब कप्तान का अभी तक फैसला नहीं हो सका है। अब किन किन नामों पर गौर हो रहा है, किस किस से मशवरा होगा, ये सारी खबरें हमारे पास हैं, लेकिन हम बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त सिकंदर बख्त और अब्दुल माजिद भट्टी, दोनों से। सिकू जी अस्सलाम वालेकुम, माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले किससे बात करें? चलें सिकंदर, आपसे हमारी टीम सिलेक्शन के ऊपर बात नहीं हो सकी थी काकुल ट्रेनिंग कैंप पर, उसके बाद जो नाम सामने आए। दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल पूल वी कैन हैव राइट नाउ, आपको क्या लगता है?
बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें जो क्रिकेट बोर्ड सेटल्ड हो गया, सिलेक्टर्स अनाउंस हो गए, कोचेस हो गए हैं, वो भी आएंगे, सब कुछ चीज हो गई है। जो मेरे लिए जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है एज अ क्रिकेट फैन, या आप कह लें कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा, पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैसे सेलेक्ट होगी, कौन से लड़के खेलेंगे, कितनों को खिलाया जाए। एक चीज की मुझे खुशी है कि हम पिछले 3 सालों से इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं और सारे लोग ये कहते थे कि जी रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, लड़कों को बस आप ही की सुनी गई है। ये अब वहाब रियाज साहब ने कहा है कि जी रोटेशन पॉलिसी पे हम अमल करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत मुबारक हो पीसीबी के, इस पीसीबी ने आकर ये चीज अपनाई है जो कि हम पिछले 3 साल से जियो पे कह रहे थे। तो अब रोटेशन पॉलिसी के ऊपर पता चलेगा कि कौन किधर खेलता है, कितने मैचेस खेलता है। हमें जो शिकायत थी पिछले प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड्स के साथ या प्रीवियस कप्तानों के साथ, प्रीवियस सिलेक्टर्स, प्रीवियस कोचेस के साथ, कि वो रोटेशन नहीं करते थे। एक लड़का अगर एक जगह खेल रहा है तो वो खेलता ही चला जाता है, दूसरे खेल ही नहीं पाते और इसी तरह टीम से बाहर हो जाते हैं। जो अभी नई टीम की आपने बात की ना, उसके अंदर मुझे जो खुशी है वो एक इरफान नियाजी की है कि जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे। मैं बार बार उनके और उनकी टीम ने भी सही नंबर पे नहीं भेजा, वो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। आजम नीचे पावर हिटिंग के लिए मौजूद होंगे, देखते हैं उनको कैसे मौका देते हैं, किस तरह उनको खिलाते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं पूरे सिलेक्टर्स को कहना चाहूंगा वो है कि इफ्तिखार की बैटिंग ऑर्डर खुदा के वास्ते सही करें। आप लोग उसको भेजते हैं आखिरी ओवरों में 2 ओवर 3 ओवर, वाई वो 2 ओवर 3 ओवर का प्लेयर नहीं है, वो बहुत सॉलिड प्लेयर है। मेरा दोस्त नहीं है, मैंने आज तक जिंदगी में उससे मिला ही नहीं हूँ। वो मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ कि उसका एक नंबर आप फिक्स करें, 5वां नंबर उसका होना चाहिए। नहीं, हमें आपकी नीयत पे बिल्कुल कोई शक नहीं है सिकू। आपका तज्जिया हमेशा इसलिए होता है कि पाकिस्तान टीम जीत सके। साइम और फकर, ये 4 टॉप हो गए, 3 फास्ट बॉलर हो गए, 7 ये प्लेयर हो गए, आपके पास 2 ऑलराउंडर हैं, 7 2 9 हो गए। अब 2 प्लेयर रहते हैं कि जो बीच में पावर हिटिंग के लिए आएंगे, या तो वो इफ्तिखार होंगे, नियाजी होंगे या आजम होंगे। तो ये चीजें डिसाइड होनी है। तो ये मेरा इंटरेस्ट है, फोकस मेरा इसके ऊपर है। तो अब देखते हैं कि जब मैचेस शुरू होंगे तो कैसे करते हैं ये लोग। चलिए जी, वो तो हम सभी देखेंगे मिलके और साथ में फिर उस पर डिस्कशन भी करेंगे। भट्टी साहब ये बताइएगा कि नायब कप्तान, कल भी हम बात कर रहे थे याहिया से, आज हमारे पास कोई खबर है किसके नाम पर गौर हो रहा है, कब हतमी ऐलान किया जाएगा? देखिए अब्दुल्ला, ऑफिशियली तो अभी तक क्रिकेट बोर्ड ने नायब कप्तान अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो क्रिकेट टीम के करीबी लोग बता रहे हैं, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी के लिए वहाब रियाज को टीम के साथ रखा गया एज ए सीनियर मैनेजर, और उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये 17 प्लेयर जो अनाउंस हुए T20 स्क्वाड के, 17 के 17 इन 5 मैचेस में इनको मौका दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि बाबर आजम भी आराम करेंगे। तो जो इत्तलाफ है, जो सुनने में आ रहा है कि जिस दिन बाबर आजम नहीं खेलेंगे उस दिन शादाब खान पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेंगे। लेकिन ये भी मुसद्दिक का बात नहीं है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तो थोड़ा सा टीम के अंदर भी इस्तेहकाम आ जाएगा और ये जो थोड़ी बहुत जो क्या सराइयाँ हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तो सर्टनली थोड़ी बहुत कयास आराइयाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शादाब या रिजवान में से ही कोई होगा, ऐसा है? जी हाँ, रिजवान के थोड़े से चांसेस ज्यादा है, शादाब खान के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि पहला मैच जुमेरात को कल होने जा रहा है, पाकिस्तान कौन से 11 खिलाड़ी उतारेगा? कल जो अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल रात को, उन्होंने कहा कि पहले 4 नंबरों के अलावा 4 नंबर जो मुझे लग रहे हैं कि बाबर आजम और साइम अयूब ओपन करेंगे, उस्मान खान वन डाउन पर आएंगे, मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर आएंगे। उन्होंने कहा कि पहले 4 नंबरों के अलावा हम पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप में फ्लेक्सिबल हैं, सिचुएशन के हिसाब से जो सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे किया जाएगा। और T20 क्रिकेट में मेरे ख्याल में यही होता है कि पहले 2, 3, 4 नंबरों के बाद फिर सिचुएशन के हिसाब से बैट्समैन ऊपर नीचे आते हैं, किसी का नंबर फिक्स नहीं होता। अच्छा, ये ज़ाहिर निस्बतन कमज़ोर टीम बताई जा रही थी सिकू, न्यूजीलैंड की जो आई है। हम कल भी बात कर रहे थे, अब भी यही कि हमारे पास ये भरपूर मौका है कि हमने जो तजर्बे करने हैं वो कर लें।
बिल्कुल याद देखो, उनके इतने बड़े बड़े प्लेयर, ट्रेंट बोल्ट है, कॉनवे है, फर्गूसन है, हेनरी है, मिचेल्स हैं, फिलिप्स हैं, रविंद्रा जो इतना जबरदस्त वर्ल्ड कप में खेला था, मैं तो उसको देखना चाह रहा था, वो नहीं है, सेंटिनर नहीं है और विलियमसन नहीं है, यानी इतने सारे खिलाड़ी, और फिर विल यंग नहीं आ रहे वो काउंटी में, लेथम नहीं आ रहे, पता नहीं मतलब अब ये देखें कि उनकी हिम्मत की दाद दें। क्या हम कर सकते थे ऐसा? कभी कभी नहीं करते। हमें भी करना चाहिए कभी कभार, हमें जो दूसरे लड़के हैं सबको भेज के उनको खिलाना चाहिए। क्या पाकिस्तान से कोई प्रोटेस्ट करेगा? हमने क्या प्रोटेस्ट किया है? कभी कोई नहीं किया न्यूजीलैंड से प्रोटेस्ट। उनकी जो भी टीम आ रही है हम खेलेंगे उसके साथ। तो मेरे हिसाब से तो इसमें मैक्सिमम नए बच्चों को खिलाना चाहिए। नियाजी को देखना चाहिए वो कैसा खेलता है, उस्मान को देखें कि जो बगैर पाकिस्तान में क्रिकेट सीजन खेले वो पाकिस्तान की टीम में आ गया है, वो कैसा खेलता है। इन लड़कों को देखना चाहिए जो नए बच्चे हैं। आजम को देखना चाहिए। आजम इज जो नीचे बैटिंग ऑर्डर में जो पावर हिटिंग का जो एक हमारा मसला चल रहा है वो उसको सॉल्व कर सकता है। तो हमें इन लड़कों को देखना चाहिए। अगर आप दो ऑलराउंडर खिला देते हैं, आपको लगता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर का जो मसला है, हमारे ओपनिंग स्टैंड फिर भी स्टेबल है? देखो आपको आवाज नहीं आ रही मेरी। की जरूरत ही नहीं है। फिर इब्रार का क्या होगा, उसामा मीर का क्या होगा? तो ये बहुत ही ट्रिकी चीजें हैं जो कि हमें पता चलेंगी, जिसपे मेरी नजर है कि मैं देखता हूं कि इसको वो कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा सिको, आपको लगता है सिको कैन यू हियर मी? नहीं बनाए इसने जाके भी वर्ल्ड कप में टीम खिलानी है तो उसको सारा आइडिया हो जाएगा कौन से लड़के हैं। अच्छा भट्टी साहब, हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे। आपको लगता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला हल हो जाएगा मुख्तलिफ तजर्बात करके? डू वी हैव एम्पल ऑप्शंस कि हम अपना मिडिल ऑर्डर सेटल कर पाएं? देखिए अब्दुल्ला जी भट्टी साहब। जी अब्दुल्ला, जिस तरह सिक्कू भाई कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के 12 मेन प्लेयर नहीं आए, तो न्यूजीलैंड की टीम निस्बतन कमजोर टीम है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमारे पास अच्छा मौका है कि 1 जून से वर्ल्ड कप शुरू होना है। तो हम जो नए कॉम्बिनेशन को आजमाना चाहते हैं ये हमारे लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है। लेकिन मेरे ख्याल में पहले कम से कम 2 मैचेस में पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारेगा। जब पाकिस्तान 2-0 अप हो जाएगा सीरीज में, उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास चांस होगा कि पाकिस्तान नए लड़कों को उतार कर तजर्बात कर सके। लेकिन जो पहला मैच है उसमें मुझे इरफान खान नियाजी भी नजर नहीं आ रहे, आजम खान भी नजर नहीं आ रहे, अबरार भी नजर नहीं आ रहे। और लग ऐसा रहा कि पाकिस्तान के जो 2 स्पिनर्स होंगे, शादाब खान और इमाद वसीम, और जो 3 फास्ट बॉलर होंगे, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद आमिर। मेरे ख्याल में जब सीरीज आगे बढ़ेगी, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान 17 के 17 प्लेयर जो है उनको ट्राई करेगा, क्योंकि इन 5 मैचेस के बाद पाकिस्तान के पास फिर 7 मैचेस होंगे, 3 आयरलैंड के खिलाफ, 4 इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद फिर हम वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के लिए जो हमने 15 रुकनी स्क्वाड सिलेक्ट करना है, ये हमारे पास आइडियल प्लेटफॉर्म है और हमारी होम कंडीशन भी है कि हम नए लड़कों को ट्राई कर सकें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पहले ऐसा होगा कि पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान कोई बड़े तजर्बात कर ले, क्योंकि T20 क्रिकेट में कोई एक प्लेयर भी अगर अच्छा खेल जाए, जैसा चैपमैन की अभी आप बात कर रहे थे, चैपमैन वो प्लेयर है जो माजी में जो पिछली बार पाकिस्तान टीम आई थी। लेकिन पहले 2 मैचेस में शाहीन नहीं खेलेंगे, ये भी बात कंफर्म है। सॉरी अब्दुल्ला, आपके शाहीन वुड नॉट बी प्लेइंग द फर्स्ट 2 मैचेस। देखिए ये तो तय है कि शाहीन शाह आफरीदी को रेस्ट देंगे, लेकिन कब देंगे ये अभी तय नहीं है कि पहले 2 मैचेस। लेकिन कल रात को जब अजहर महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो तो डिनाई कर रहे थे कि भाई मैंने भी ये खबर पढ़ी है, लेकिन अभी तक अजहर महमूद कह रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को शायद पहले मैच में रेस्ट न दिया जाए। इंटरेस्टिंग, क्योंकि कल तक हम यही डिस्कस कर रहे थे कि पहले 2 मैचेस में प्रॉब्ली शाहीन वुड नॉट बी अवेलेबल। हम इससे पहले सिकंदर बात कर रहे थे अपने मिडिल ऑर्डर की, हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे। स्पिनर्स में तो फिर हमारे पास इफ्तिखार भी बॉलिंग कर ही लेते हैं, वो एक ऑप्शन भी मौजूद है। हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला आपको लगता है कि अब जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं हल हो जाएगा? देखो मैंने जैसे कहा ना कि हमें प्रायोरिटीज सेट करनी है। क्या हमारे लिए ये सीरीज जीतना प्रायोरिटी है या हमें वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाना जरूरी है? 2 चीजें, या तो ये सीरीज 2 मैच जीत जाए, तीसरा मैच भी जीत जाए, फिर बस आखिरी के 2 मैचों में खिला देना। आपने जाना है वर्ल्ड कप का, और वर्ल्ड कप की हमने तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप मैक्सिमम लड़कों को ट्राई कर लें जो आपके जहन में है। जैसे कप्तान
इफ्तिखार से बैठ के पूछें यार आपके जहन में कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि नीचे मिडिल ऑर्डर में आपको मदद करते हैं, फिर आप उनको दें मौका, फिर जब भी आपकी टीम बनेगी। आप जो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हो तो मैंने पहले आपको इफ्तिखार का कह दिया है। हाँ। इफ्तिखार को आप 5वें नंबर या 6ठे नंबर पे भेजें, खुदा के वास्ते उससे ऊपर ऑलराउंडर्स को ना भेज दें कि जी शादाब चला जाएगा पहले, फिर इमाद वसीम चले जाएंगे, फिर वो चले, नहीं। आपने इफ्तिखार को एक अच्छा बैटिंग ऑर्डर दें, 6ठे नंबर पे थोड़ी वो बॉलें खेले। देखें जो बैट्समैन होता है वो कुछ बॉलें खेलता है, फिर वो हिटें मारता है। तो इफ्तिखार इज माय फर्स्ट चॉइस कि उसको आप बनाएं और उसको 5वें या 6ठे नंबर पे भेजें। उसके बाद आप नियाजी को देखें अगर वो नीचे, या आजम को देखें। मगर फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आजम नीचे आके पावर हिटिंग करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो टॉप के प्लेयर हैं 12 ओवर खा जाते हैं या 10 ओवर वो खा जाते हैं, यानी कि वो खेलते हैं, जब वो खेल लेते हैं तो नीचे बच जाते हैं। 10 तो फिर 2 कीपर होंगे हमारे पास, आजम कीपिंग करेंगे, रिजवान फील्डिंग करेंगे, या आजम को आप खिलाएंगे तो फिर विकेट कीपिंग कौन करेगा? ये थोड़ी 2-1 चीजें हैं जिसको हमने सेटल करना है। हाँ। आपकी टीम बन जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने सेटल करना है। जी 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 सिक्कू जी भट्टी साहब, हमारे पास अब ऑप्शन बढ़ गए हैं। इफ्तिखार तो हैं, लेकिन उस्मान खान ने अभी पीएसएल में 2 सेंचुरियां बनाई हुई हैं। उस्मान खान को अभी यूई ने 5 साल के लिए बैन किया, तो उस्मान खान तो पहला मैच यकीनन खेलेंगे जी। अब मसला है कि मोहम्मद रिजवान कहाँ खेलेंगे, फखर जमान कहाँ खेलेंगे, इफ्तिखार अहमद कहाँ खेलेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेक्शन होगा कल पहले मैच में। लेकिन मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट में हो सकता है कि आज प्रैक्टिस के बाद 11 खिलाड़ी अनाउंस कर दें, लेकिन उन्होंने जहन तो बना लिया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले मैच में रिजवान 4थे नंबर पर आएंगे और विकेट कीपर भी मोहम्मद रिजवान करेंगे। पहले मैच में आजम खान की भी जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, उस्मान खान भी पहला मैच खेलेंगे क्योंकि जाहिर है वो ये भी बताया जा रहा था वो अपना करियर कुर्बान करके पाकिस्तान के लिए वापस खेलने के लिए आए हैं। सो इफ्तिखार किस नंबर पे आएंगे, मोहम्मद रिजवान किस नंबर पे आएंगे, पहले मैच में तो वो शामिल होंगे। लेट्स सी क्या होता है, ये हम पहले मैच में ही देख लेंगे। फिर अल्लाह करे कि बारिशों से मुतासर ना हो और ये तमाम मैचेस हों। थैंक यू सिक्कू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू माजिद भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अस। अब आगे बढ़ जाते हैं। IMF के प्रोग्राम की हम बात करेंगे। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई की है। जो भी ऐसी पेशगोई करता है हमें अच्छा लगता है। माशी माहिरीन को काफ़ी हौसला अफजाई से करार दे रहे हैं। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि इस साल माशी शरह नमू 2%, अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले में 24.8% रहेगी। IMF का कहना है कि अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी भी मुतवक्के है। होपफुली ऐसा हो। रवा साल बेरोजगारी 8% रहेगी, अलबत्ता अगले साल 7.5% रहेगी। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक ये आदाद शुमार पाकिस्तान को नया IMF पैकेज मिल जाने की सूरत में ही मुमकिन हो सकेंगे। इसी पे जरा बात करते हैं। हमारे साथ ही हैं सीनियर एंकर पर्सन जियो के शहजाद इकबाल, जो IMF के लिए वाशिंगटन DC में मौजूद हैं। थैंक यू शहजाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब बता दीजिएगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, क्या अहम निकात हैं इसके? इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया गया है और इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि दुनिया भर में महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस वक्त भी है, आने वाले सालों में भी रहेगा। और इसकी वजह यह है कि पोस्ट पेंडेमिक जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की मुख्तलिफ ममालिक ने, उसके असरात भी अब तक देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस में इजाफा हुआ, उसके असरात भी इस वक्त तक देखे जा रहे हैं और महंगाई इस वजह से ज़्यादा है। इस वक्त जो ग्लोबल महंगाई की शरह है वो 6.8% है। अगले साल की प्रोजेक्शन है कि 5.9% तक ये कम होगा और इसके अगले साल ये कम होकर 4.5% हो जाएगी। लेकिन फिर भी खतरात मौजूद हैं और ख़ास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ कि जो मिडल ईस्ट के हालात हैं वो कहाँ पे जाते हैं। अगर कशीदगी बढ़ती है, जंगी हालात पैदा होते हैं तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और ये एस्टिमेट किया गया है कि अगर ऑयल प्राइसेस 15% से बढ़ती हैं तो इसका मतलब होगा कि जो महंगाई की शरह है उसमें 0.7% का इजाफा होगा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की तरह कई ममालिक ने इस वक्त अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया हुआ है और उसके असरात ग्रोथ पे नजर आ रहे हैं। जो 5 प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक ग्लोबल ग्रोथ 3.1% होगी, जो कि पिछले कई दिहाइयों में कम तरीन है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट के साथ इकोनॉमीज किस तेजी से ग्रो कर सकती हैं। और इस वक्त भी जो ग्रोथ के नंबर्स हैं उसको आप ये कह सकते हैं कि सहारा मिला हुआ है यूएस इकोनॉमी जो बड़ा स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है, चाइना और इंडिया। इसके अलावा
क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हुई और मैंने ये सवाल भी किया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक को बहुत नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की एग्जाम्पल मौजूद है, 2022 में जो फ्लड्स आए उसकी वजह से तकरीबन $30 बिलियन का इकनॉमिक लॉस पाकिस्तान को हुआ और पाकिस्तान ने कोशिश की कि दुनिया भर से पैसा रेज करे। तो मेरा सवाल ये था कि IMF इस तरह की सूरत हाल में क्या करता है और क्या कर सकता है। तो उन्होंने इस पर बताया कि IMF का जो फंड है वो इस हवाले से हेल्प कर सकता है इकोनॉमीज़ को। तो मेरे ख्याल से आगे जाके ये दो बड़े चैलेंजेस हैं जिसका जिक्र बार बार हुआ कि दुनिया के हालात क्या रहते हैं, मिडिल ईस्ट के हालात क्या रहते हैं, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और क्लाइमेट चेंज अभी चैलेंज रहेगा। सही, थैंक यू शहजाद फॉर बीइंग विद अस और हम आपसे जानते रहेंगे जो भी अपडेट्स होंगी। इसमें कोई शक नहीं कि कराची में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नकेल डालने में नाकाम हैं। रवां साल अब तक डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए जाने वाले शहरियों की तादाद 62 हो गई है, जबकि जख्मियों की एक लंबी फहरिस्त है, सैकड़ों हैं। सिंध हुकूमत हालात से मुतमईन है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि कच्चे का इलाका हो या कराची, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। अब सिंध में मैं समझता हूँ कि जैसे ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई और आई हैं तो काफ़ी हद तक कमी आई है, जिसके स्टैटिस्टिक्स भी मौजूद हैं। सिंध में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है और अब पहले से 100% मैं नहीं कहूँगा कि सेटिस्फैक्टरी में, पहले से काफ़ी बेहतर है। अप्रैल की शुरुआती 15 दिन में कराची में पुलिस के हाथों 11 मुकाबले हुए हैं और उसमें 11 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए हैं, 60 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं क्रिमिनल्स। इस अप्रैल में 104 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है सिंध पुलिस ने कराची से। काफ़ी वारदातों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। मर्डर की जो डकैतियों के दौरान जो मर्डर्स हो रहे हैं उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। कराची पुलिस का मुस्तकिल मौक़िफ़ रहा है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डाकू पकड़े जाते हैं, चंद दिनों बाद रिहा हो जाते हैं। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फ्लॉड है, सर्टनली फ्लॉड है। और फिर ये कहते हैं पुलिस वाले कि दोबारा लूट मार में ये लोग मसरूफ़ हो जाते हैं। कराची में अब तक जितने भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं इनमें 99% रिकॉर्ड याफ्ता थे। सिंध हुकूमत की जानिब से पिछले साल कहा गया था कि आदी और रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिमों के लिए टैगिंग एंड ट्रैकिंग का निज़ाम बनाया जाएगा, उन्हें स्पेशल कड़े पहनाए जाने थे, मगर इस पर बज़ाहिर कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। शहर में बढ़ते क्राइम पर MK मुसलसल सिंध हुकूमत को निशाना बना रही है। 100 से ज़ायद ख़वातीन ईद की शॉपिंग के दौरान जिनसे रहजनी कर ली गई है और वज़ीर मौसूफ फरमाते हैं कि जी कराची वाले बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, MK ज़बरदस्ती का वावेला कर रही है। शर्म आनी चाहिए उन वज़ीर को किस तरह के बयान। प्रोसिक्यूशन समेत हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर है कि मुजरिमों को करार वाकई सज़ा नहीं हो पाती, वो जेल से मज़ीद ट्रेन होकर आते हैं और दोबारा से लूट मार शुरू कर देते हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद हैं, इन मामलात पर नज़र रखते हैं। काशिफ, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि भाई हालात में बेहतरी आ रही है, आपको नज़र आ रहे हैं हालात बेहतर होते हुए? अब्दुल्ला, हम इस चीज़ पे मुसलसल जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कराची में हालात ऐसे नहीं हैं। मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह की वीडियोस भी सामने आती हैं। डकैती पर ज़रा सी मुजामत पर शहरियों को कत्ल कर दिया जाता है। हम थोड़ा सा फिगर को जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। कराची में रवां साल में जनवरी से लेके अप्रैल तक जो है वो 62 अफराद आपने भी बताया कि कत्ल हो गए, जबकि 300 के करीब जो अफराद हैं वो डकैती मुजामत पर ज़ख्मी भी हुए हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं 2023 से। अगर 2023 की ये फिगर हम उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि इन 4 माह के दौरान जो है वो 2023 में 25 अफराद जो है वो कत्ल हुए हैं, जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। तो आप ये देखें कि ये फिगर डबल हो रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। डबल हो रहा है तो पूरे साल का फिगर कितना होगा? 2023 के पूरे साल की अगर बात करें तो 108 अफराद जो है वो कत्ल हुए थे। तो अब कराची में सिर्फ 4 माह के अंदर ही जो है वो 62 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस की जानिब से यहाँ तक बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये वही मुलजिम हैं जो बार बार गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद दोबारा रिहा हो जाते हैं। तो अब तक ये कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की गई हैं? 2 साल कबल जो है वो कहा गया था कि जियो टैगिंग की जाएगी, वो मुलजमान जो आदी हैं, जो बार बार इस तरह की वारदातें करते हैं, उन पर टैग लगा दिए जाएंगे और उसके बाद ये वारदातें जो है वो रुक जाएंगी। तो 2 साल से ये प्रोसेस हम सुन रहे हैं, लेकिन इसमें कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये कहना भी ये भी कह दिया जाता है कि जी गैर मकामी अफराद हैं।
मजामत पर शहरियों को कत्ल कर दिया जाता है। मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस हमने पहले भी आपसे जिक्र किया कि फुटेजेस सामने आ जाती हैं, क्लियर भी होती हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कराची में मुख्तलिफ घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, गलियों में जो है वो हमने देखा है कि CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, उनकी फुटेजेस सामने आती हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं मुमकिन होती है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उनकी शनाख्त नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई बहुत अच्छा सिस्टम मौजूद नहीं है जिनसे मुलजमान की शनाख्त कर ली जाए। तो पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, बार बार ये कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन को बेहतर किया जा रहा है। अभी तक जो कराची पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि SIU का एक सिस्टम जो है वो बना दिया गया है। अब SIU जो कत्ल होने वाले जो शहरी हैं उनका डेटा इकट्ठा करेगी, उनके मुलजमान को जो वो डकैती मजामत पर पकड़ेगी। अब तक एक कार्रवाई ऐसी नहीं की गई और पिछले 25 से 30 दिन ये गुजर चुके हैं। तो अब तक जब कार्रवाई नहीं की गई है, मुलजिम पकड़ा ही नहीं गया है, और अगर कराची में कहीं कोई मुलजिम पकड़ा भी जाता है तो उनसे जो शहरियों की छीनी हुई है, चोरी हुई चीज़ें बरामद होती हैं तो वो उन तक वापस पहुंचती ही नहीं है। तो तमाम तर सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है और इसकी वजह से कराची के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। सर्टनली लोग तो परेशान हैं ही। अगर 2023 से ही हम कंपेयर कर लें तो पहले 4 महीने में 25 लोग कत्ल हुए थे, इसमें डकैती मुज़ाहमत पर सिर्फ अब तक 4 महीने में 62 लोग कत्ल हो चुके हैं। सो डबल से भी ज़्यादा, 100 more than 100% इंक्रीज़ है। थैंक यू काशिफ फॉर बीइंग विद अस। कंसर्निंग सूरत हाल है, क्या करें कि ऐसे वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। सियालकोट से एक ऐसा ही वाक़या सामने आया है जिसने हर सुनने वाले को दहला कर रख दिया है। सरायशाह फतह के इलाके में एक 2.5 साल बच्ची की लाश मिली है और पुलिस को शक है कि बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया है। उमर एजाज के पास मज़ीद तफसील है, हमारे साथ ही है। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा एक दिल खराश वाक़या पेश आया है। सियालकोट की तहसील पसरूर का ये नवाही इलाका है। सराय फतेह शाह में ये 2.5 साल बच्ची को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। ये बच्ची ईद के रोज़ जो है वो लापता होती है। अपने ननियाल वो गई हुई थी अपने वालिदैन के साथ, और जो हमारे पास इब्तदाई इतलात हैं उसके मुताबिक किराना स्टोर से कुछ चीज़ लेने गई और उसके बाद वो घर वापस नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ने उसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके बच्ची की तलाश शुरू कर दी। जबकि 2 रोज़ कबल इस इलाके को पुलिस ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया, घर घर की तलाशी ली, जिसके बाद जो है जो लाश है वो 6 रोज़ बाद जो है वो खेतों से बरामद होती है। पुलिस का ये कहना है कि अभी तक 10 के करीब जो मुश्तबा अफराद हैं उनको हिरासत में लिया गया है, जिनके बाकायदा तौर पर जो DNA सैंपल्स हैं वो लिए जाएंगे। जबकि उस पूरे इलाके को जो है वो सराय फतेह शाह को घेरे में लेकर नाकाबंदी भी की गई है और मजीद जो तफ्तीश है वो की जा रही है। बच्ची के जो वालिद है उसका ये कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत मोहल्लेदारों के साथ मिलकर बच्ची को तलाश करने की उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और बच्ची की लाश जो है वो खेतों से बरामद हुई। जो लवाहिकीन ने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। जी आई होप कि आला हुकाम इस वाक़े का नोटिस लें, लेकिन किस किस वाक़े का नोटिस लें भी तो बात है ना। मतलब मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे हो रहे हैं। एक 2.5 साल की बच्ची ने किसी को क्या प्रोवोक किया होगा या उसने क्या कपड़े पहने होंगे। जो लोग बात करते हैं ना कि इस तरह के वाक़यात इसलिए होते हैं क्योंकि माशरे में बहुत इशूज़ हैं, बेहयाई है कि एक 2.5 साल की बच्ची मुबैना तौर पर ज़्यादती का शिकार होती है और उसके बाद कत्ल कर दी जाती है। दिस इज़ रियलिटी। हम इससे जितना नज़र चुराते रहें, लेकिन जब तक हम इसका सामना नहीं करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, तब तक इसको ठीक भी नहीं शायद कर सकते। अच्छा जी, बारिशों की पेशगोई है अक्रॉस द कंट्री। बलूचिस्तान में सूरत हाल देखनी होगी, वहाँ पर बिगड़ सकती है, पहले ही हालात अच्छे नहीं हैं। आप भी अपने अपने इलाकों में अगर बारिश हो तो मोहतात रहें, बाहर निकलने में भी। कराची में भी बारिश की पेशगोई की जा रही है। सो इस बारे में कल भी बात होगी, तो हम आपसे मुलाकात करेंगे कल, और अभी आप देंगे इजाज़त। थैंक यू।